अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 1, जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और आप इसको ICS पार्ट 1 भी कह सकते हैं। और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स का हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था 2.1 और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज ये इस टॉपिक की लास्ट वीडियो होगी। सो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, अच्छे से समझिएगा ताकि आपको ये जो पॉइंट्स अभी इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने लगा हूं आपको अच्छे से ये समझ आ जाए और जहन नशी हो जाए। इंशाल्लाह ताला इतनी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल बनाने का मेन पर्पस यही था कि आप स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा और आसान वे में गाइड किया जाए, वो चीज़ें आपको आसानी से बताई जाएँ जो कि आप अपने कॉलेज या अकेडमी वगैरह से भी नहीं सीखते। लेक्चर को तवज्जो से समझिएगा। और थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, आपने क्या करना है, इस चीज़ के लिए आपसे एक्सक्यूज़ है, आपने तवज्जो से मेरी वॉइस को सुनते जाना है। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक क्या था? टॉपिक जो हमारा था ना, वो हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर का हमारा टॉपिक था 2.1। ठीक है, तो इसमें ना आज हमने जो पॉइंट पहले डिस्कस करना है वो पॉइंट नंबर 7 है आप स्टूडेंट्स का, वो है यूनिट वेक्टर। आप देखो स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर क्या होता है, बहुत इजी वे में आपको बताने लगा हूँ। आपने ना इधर तवज्जो देनी है, ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है, देखिए यूनिट वेक्टर क्या है? ऐसा वेक्टर जो हमें डायरेक्शन बताता है। ऐसा वेक्टर जो हमें डायरेक्शन बताता है। आपसे कोई भी टीचर पूछ ले कि बेटा ये बताओ यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, तो आप कहना कि सर ऐसा वेक्टर जो हमें डायरेक्शन बताता है, चाहे वो डायरेक्शन हमारी नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको पता है ये चीज हम किससे मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम किससे इंडिकेट करते हैं, ये हम पहचानते हैं जो हमारे डायरेक्शन इंडिकेटर है। मैं आपको यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मिसाल के तौर पर, ये मेरा ऐसे, इसको आप क्या कहते हो? नॉर्थ। ये आपका होता है ईस्ट, ये साउथ और ये स्टूडेंट वेस्ट। तो एक बात याद रखिएगा, आपका जो वेक्टर आपको ये बताए कि आया कि आपका जो वेक्टर है, वेक्टर को समझते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर वेक्टर आपका एक्सेलरेशन एक क्या है? वेक्टर है। फोर्स क्या है आपका? एक वेक्टर है। तो अगर आपकी एक्सेलरेशन ईस्ट की तरफ है तो यूनिट वेक्टर से पहचान सकते हो कि वो ईस्ट की तरफ है भी कि नहीं। अगर आपकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है या वेस्ट की तरफ है, तो वो आप किससे पहचान सकते हो? ये यूनिट वेक्टर से। सो आप स्टूडेंट्स ने क्या देखा कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो डायरेक्शन को बताता है, जो डायरेक्शन हमें बताता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब देखो ये, इसमें अब मैग्नीट्यूड क्या होगी? अब देखो मैग्नीट्यूड आप स्टूडेंट्स को पहले बताया था मिसाल के तौर पर, ये देखो ये मेरे पास एक वेक्टर है ना, तो ये जो मैंने लाइन खींची है ना, चाहे मैं जितनी मर्जी बड़ी खींच लूँ या छोटी खींच लूँ, ये मेरी मैग्नीट्यूड होती है। और ये जो आगे तीर का साइन आपको शो होता है, इसको डायरेक्शन बोलते हैं। ये तीर का साइन अगर राइट साइड की तरफ है तो समझिएगा ईस्ट डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड की तरफ है तो समझिएगा आपकी वेस्ट डायरेक्शन है। अगर ये तीर का साइन ऊपर की तरफ है तो समझिएगा आपकी नॉर्थ है, अगर ये नीचे की तरफ है तो समझिएगा आपकी साउथ है डायरेक्शन। ठीक है, तो अब ये आपका यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड में मसला आ जाता है। इसको ना हम यूनिट क्यों कहते हैं? अब सिंपली हम वेक्टर भी तो कह सकते हैं इसकी मैग्नीट्यूड की वजह से, क्योंकि ना हमें डायरेक्शन इंडिकेटर ये बताता है कि आपकी जो भी डायरेक्शन होगी ना, उसमें जो आपका वेक्टर होगा ना, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, 1 होगी। ठीक है, तो अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, डायरेक्शन इंडिकेटर के हिसाब से, तो उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है। तो यहां पे लिख लेते हैं यूनिट वेक्टर की क्या डेफिनेशन आ जाएगी? अ वेक्टर हु हैज ओनली हु हैज मैग्नीट्यूड 1 is called यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इंतहाई सिंपल वे में, सिंपल इंग्लिश लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप स्टूडेंट्स इजीली देखो। मैं बार बार आपको बताता हूं कि आप स्टूडेंट्स कहाँ पे ज्यादा अपने आप को कंफ्यूज करोगे, जब आपने ये समझना शुरू कर दिया ना कि मैंने रट्टा लगाना है, इंग्लिश की वर्डिंग को भी याद रखना। एफएससी कर रहे हो चाहे आईसीएस कर रहे हो, कभी मार्क्स नहीं गेन कर पाओगे।
हमेशा सिंपल वर्ड में जो आप इंग्लिश लिखते हो ना, हर रोज डेली प्रैक्टिस किया करो कि मैंने ना आज इस डेफिनेशन को ना मैंने अपने अल्फाज में लिखना है, खुद से लिखने की कोशिश करनी है कि मैं कितनी कोई इंग्लिश बना लेता हूँ, ठीक है। चाहे आपको सेंटेंस नहीं आते, मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 10th जो है वो उर्दू मीडियम से करके आए होते हैं, तो उनको इंग्लिश लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हालांकि प्रॉब्लम तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी होती है जो मतलब नहीं अच्छे से सेंटेंस बना सकते। तो आपने ज्यादातर कोशिश ये करनी है, हाँ उस डेफिनेशन में आपकी डेफिनेशन के जो मेन मेन पॉइंट्स है ना वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ना, ये तो आम सिंपल बता दिया ना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। पहले ये हम, लेकिन हमने तो कार्टेशियन प्लेन में देखना होता है ना, जिसमें हमने 2D, टू डिमेंशनल जिसको हम प्लेन कहते हैं, या 3 डिमेंशनल जिसको हम स्पेस कहते हैं, उसमें हम यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसको देखने से पहले ना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, उससे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें। देखिए यूनिट वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इसकी रिप्रेजेंटेशन जरूरी है क्योंकि ये सबसे ना डिफरेंट है रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे, याद रखना आपके पास फर्ज करो ये वेक्टर है, तो वेक्टर की निशानी क्या है, ए के ऊपर ऐसे तीर खींच दो, ये आपका क्या बन जाता है वेक्टर। तो इसको अगर आपने यूनिट वेक्टर कहना है ना, तो ए के ऊपर ना ऐसे कैप डालो, ठीक है, ए के ऊपर ऐसे कैप डालो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट करोगे। अब ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब हम इसका ना फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला देखना, मैं आपको बताता हूँ किसी भी वेक्टर का फार्मूला, मतलब मैं ना ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन एक वेक्टर है ना स्टूडेंट्स, तो एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे बना, याद रखना एक वेक्टर तब वेक्टर बनता है, एक क्वांटिटी तब वेक्टर बनती है जब उसमें मैग्नीट्यूड और उसमें डायरेक्शन आ जाती है। तो अभी आपने सीखा डायरेक्शन को किससे जाहिर करना है, डायरेक्शन को हमेशा हमने यूनिट वेक्टर यानी कि ए के ऊपर कैप, बी के ऊपर कैप, सी के ऊपर कैप, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन के ऊपर कैप, ठीक है, फोर्स है तो एफ के ऊपर कैप, तो वो आपकी डायरेक्शन बन जाएगी। इससे पीछे आपने ये देखा था हम मल्टीप्लाई सिंपली डायरेक्शन का वर्ड लिख देते थे, तो हमारे पास जो फार्मूला बनता था किसी भी वेक्टर का वो होता था ए वेक्टर ऐसे तीर का साइन इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को ऐसे मॉडुलस, ये मॉडुलस की लाइनें होती हैं, ये जो ऐसे ये ना लाइनें आपने ना मक्ता में भी सीखी होंगी, जिसको डिटर्मिनेंट भी आप स्टूडेंट्स ने पढ़ा है 10th क्लास में, ठीक है ना। तो 9th क्लास में सॉरी आपने पढ़ा, मल्टीप्लाई इसको करते हैं हम किससे, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्शन से। तो ए की डायरेक्शन कैसे करेंगे, ए के ऊपर ऐसे कैप। अब यहाँ पे आपने ना डायरेक्शन का फार्मूला बनाना है, मतलब यूनिट वेक्टर का फार्मूला बनाना है। इस डायरेक्शन को आप यूनिट वेक्टर कह लो, डायरेक्शन कह लो, यूनिट वेक्टर कह लो, डायरेक्शन कह लो, ए की मतलब है। तो इसको ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना मॉडुलस, इसको इस तरफ ले आओ, मतलब आपका फार्मूला बन जाएगा ए के ऊपर कैप इज इक्वल टू यानी कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए के ऊपर ऐसे तीर ओवर ए के साथ ऐसे मॉडुलस। तो ये आपका यूनिट वेक्टर का क्या बन गया, ये आपका यूनिट वेक्टर का फार्मूला बन गया। ये भी आपको अक्सर एमसीक्यूज में वो पूछ लेता है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से याद करना है, इसको इसको ऐसे ऊपर से नहीं आपने लेके चलना। अब देखो मैं आपको बताना क्या चाह रहा था कि हम 2 डिमेंशनल जिसे प्लेन कहते हैं, 3 डिमेंशनल जिसे स्पेस कहते हैं, तो उसमें हम यूनिट वेक्टर को किस तरह ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो हम बात करते हैं, मैं आपसे बात करता हूँ 3 डिमेंशनल की बात करता हूँ। 2 डिमेंशनल तो आपको पता है इजी है, तो 3 डिमेंशनल हम कैसे बनाया करते थे, ये देखो अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते थे 2 डिमेंशनल, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स एक्सिस, ये मेरे पास बन जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये ऊपर वाला मेरे पास क्या बन जाएगा जेड एक्सिस। ओके, तो अब देखो इसमें आपने यूनिट वेक्टर ढूंढना है, तो यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन, क्या बताता है, डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन मतलब जिस भी सिमत में हो, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, तो आप उसको लिखोगे कैसे, एक्स एक्सिस आप कैसे बताओगे जी, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ये है, नॉर्थ साउथ ईस्ट तो नहीं ना लिखना, वो तो डायरेक्शन इंडिकेटर है ना, ठीक है ना, वो तो हमें इंडिकेट करके बताता है। जैसे हमारी गाड़ी के अंदर एक सुई होती है ना, वो हमें इंडिकेट करके बताती है कि भैया आपका जो पेट्रोल है वो इतना रह गया, तो वो इंडिकेटर को आप इसमें नहीं ला सकते कभी भी, ठीक है ना, अपने 3 डिमेंशनल या स्पेस इसको हम बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब एक्स एक्सिस के ना अलोंग जो आपका वेक्टर होगा ना, यूनिट वेक्टर जो आपको होगा, वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो उसको आप जाहिर करोगे किससे, आई। तो आई से तो नहीं ना जाहिर करना, तो डायरेक्शन को तो हमेशा ऊपर कैप डालनी होती है, जी मैंने कैप डाल दी। वाई एक्सिस के अलोंग जो आपका होगा उसको आप कहोगे जे, जे के ऊपर ऐसे कैप, और जो जो आपका जेड एक्सिस के अलोंग होगा उसको आप कहोगे
के ऊपर ऐसे कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि एक्स की जो डायरेक्शन है वो बताता है आई कैप, वाई की डायरेक्शन जो है वो बताता है जे कैप, और जेड की डायरेक्शन क्या बताता है आपको, के कैप। ये स्टूडेंट्स आपका यूनिट वेक्टर है, इससे अबव आपको कुछ चीजें नहीं आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम करेंगे अपना नल वेक्टर। अब हम करेंगे नल वेक्टर। अब नल वेक्टर देखें, ये आपका पॉइंट नंबर 8 बन जाता है, नल वेक्टर। अच्छा, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, अब ध्यान से समझिएगा। ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन अनडिफाइंड हो। अनडिफाइंड मतलब क्या, पता ही नहीं आपको इसकी डायरेक्शन क्या है। आया कि ये जो वेक्टर है, चाहे वो एक्सेलरेशन फर्ज करें आपका वेक्टर है, वो आपका मतलब आपको नहीं पता चल रहा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन बताई नहीं हुई हमें। ठीक है, मतलब इसको आप डायरेक्शन को आप इस तरह कह सकते हो कि नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसमें हमें डायरेक्शन जो होती है वो आपकी डायरेक्शन अनडिफाइंड होती है। इसको आप इमेजिनरी वेक्टर भी, डायरेक्शन भी, या इमेजिनरी वेक्टर भी इसको बोल सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आर्बिट्रेरी वेक्टर भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या बोला, नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसमें आपको डायरेक्शन नहीं बताई जाती। इसको ना इस एग्जांपल से समझना। मिसाल के तौर पर देखो ना, मेरे पास एक कार है, ये कार का व्हील है, पहिया है जो कि इस रॉड के इर्द गिर्द घूम रहा है, और ये कार ना फर्ज करो किसी भी डायरेक्शन में जा रही है। मैं कहता हूँ ये कार ना नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो नॉर्थ का मतलब हुआ ऐसे की तरफ जा रही है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये ना इस कार में ना, इस कार की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे ये क्या होती है, चलें ये देखा, इस कार की ना ये कार मुड़ रही है, ना ये कार की स्पीड में कमी हो रही है, सेम स्पीड से जा रही है बिल्कुल सीधी नॉर्थ में, और चलती जा रही है नॉर्थ में। ठीक है ना, नॉर्थ की मैंने डायरेक्शन ये आपको बता दी। अब एक बात देखें स्टूडेंट्स, इसको आप क्या कहोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म, अगर आपकी एक गाड़ी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी रह रही है और एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन तो तब प्रोड्यूस होता है, तब पैदा होता है जब आपकी वेलोसिटी में चेंजिंग आती है। तो वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं ना कहलाएगी। तो अगर इस गाड़ी के अंदर जो कि नॉर्थ की तरफ जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो याद रखना इसका एक्सेलरेशन होगा जीरो। तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर किसी स्टूडेंट को डायरेक्शन में नहीं समझ में आती, आप स्टूडेंट्स ऐसे कह देना, ऐसा वेक्टर जिसकी जो हमें वैल्यू मिलती है वो जीरो मिलती है। मिसाल के तौर पर ऐसे एक और तरीके से समझ लेते हैं, एक वेक्टर है मेरे पास, ये चले मैं ना ऐसे, ये कार्टेशियन प्लेन है मेरे पास, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स माइनस और ये वाई माइनस। एक वेक्टर है मेरे पास, देखो वो ना, वो एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, यानी कि ये आप कह सकते हो ये ईस्ट तरफ जा रहा है। ठीक है, और एक वेक्टर मेरा वेस्ट तरफ जा रहा है, तो जो ईस्ट तरफ मेरे पास डायरेक्शन है उसको मैं कह दूंगा ए पॉजिटिव भी आप लिख सकते हो। जो वेस्ट सॉरी ये जो वेस्ट की तरफ है, हाँ जी, इसको हम क्या कह सकते हैं, माइनस ए। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है वेक्टर, और फर्ज करें ये वेक्टर हमारा एक्सेलरेशन ही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अगर एक्सेलरेशन को लिखना हो तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन मेरे पास एक वेक्टर है इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, या ऐसे लिख लो इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में माइनस ए। तो अगर इनको प्लस माइनस माइनस ए माइनस ए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है ना, तो ऐसा वेक्टर जिसको एडअप करने से आपके पास आंसर जीरो आए, आप उसको क्या बोलोगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा नल वेक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, तो नल वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इमेजिनरी होगी, आर्बिट्रेरी होगी, और इसको हम अनडिफाइंड डायरेक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। आप स्टूडेंट ये कह रहे हो कि सर इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब देखो एक वेक्टर है, उसकी उसकी डायरेक्शन का ही नहीं पता, तो मैग्नीट्यूड उसकी हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। इसकी मैग्नीट्यूड भी जीरो होगी। आप स्टूडेंट ये भी कह सकते हो, अगर किसी स्टूडेंट को ना समझ में आए वो कह सकता है सर ऐसा वेक्टर ना जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो। मिसाल के तौर पर मैग्नीट्यूड हम इसे कहते हैं ना, ये देखिए ये वेक्टर है, इसके ऊपर ऐसे मैंने तीर खींचे, ये यहाँ तक क्या बना, ये मैग्नीट्यूड बनी। अब इसका मतलब है ये जरा सी भी नहीं होगी, तो ये मैंने डॉट लगाया, तो ये डॉट मेरा क्या है, ये डॉट मेरी मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड ही जीरो है। डॉट ना आगे की तरफ है ना पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो, या ऐसा वेक्टर जिसको एडअप करने से आपके पास आंसर आए जीरो, या ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन हमें अनडिफाइंड हो, इमेजिनरी हो, हमने खुद से ज्यूम करना हमें पड़े, या आर्बिट्रेरी हो, या चेंज होती रहे,
ऐसे डायरेक्शन को हम ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे, हमारा नल वेक्टर है। अब इसके बाद हम करते हैं इक्वल वेक्टर। अब स्टूडेंट समझें इक्वल वेक्टर को। अब इक्वल वेक्टर आपके पास पॉइंट नंबर 9 आ गया, इक्वल वेक्टर। आप समझिएगा स्टूडेंट्स, इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं? इक्वल वेक्टर ऐसा वेक्टर जो इक्वल हो। अब किसके इक्वल हो, इसका मतलब हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा ना। तो दो वेक्टर्स अगर आपस में बिल्कुल बराबर हों तो हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा हम ये कहेंगे कि ये हमारा जो रिजल्ट है ये इक्वल वेक्टर है। अब वो बराबर क्या होंगे, बराबर इस तरह होंगे, उनकी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन सेम होगी। मिसाल के तौर पर मैंने एक वेक्टर खींचा जिसकी डायरेक्शन ये है ईस्ट की तरफ, ओके स्टूडेंट्स, और इसकी ये जो लेंथ है, लेंथ मतलब ये जो मैग्नीट्यूड है ये इसकी 2 सेंटीमीटर है। एक और मैंने वेक्टर खींचा, उसकी डायरेक्शन क्या हुई, उसकी डायरेक्शन भी ईस्ट की तरफ है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है यानी कि लेंथ है वो भी 2 सेंटीमीटर है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये हमारा क्या है, इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आपकी सेम होती है। याद रखिएगा, अगर मैग्नीट्यूड होती सेकंड वाले की 2 सेंटीमीटर ही लेकिन उसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होती, नॉर्थ में बार बार आपको कहता हूं स्टूडेंट्स, आपको पता नहीं चलता, नॉर्थ कहते हैं ऊपर, साउथ कहते हैं नीचे की तरफ, ईस्ट कहते हैं राइट तरफ, वेस्ट कहते हैं लेफ्ट तरफ, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों में से डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड दोनों में से किसी की चेंज हो जाए तो याद रखना वो आपका इक्वल वेक्टर निकल आएगा। हाँ, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये चीज पूछते हैं कि सर फर्ज करें ये जो सेकंड वेक्टर आपका बी था, चले मैं इसको नाम दे देता हूं, पहले वाला मेरा ए था वेक्टर, दूसरे वाला मेरा वेक्टर बी था। अब ये सेकंड वाला जो वेक्टर है सर ये अगर थोड़ा सा आगे करके शुरू हो, स्टार्टिंग पॉइंट इसका जो है वो थोड़ा सा आगे करके हो तो सर, लेकिन लेंथ उसकी 2 सेंटीमीटर ही हो तो क्या ये भी इक्वल वेक्टर कहलाएगा? जी कहलाएगा। मिसाल के तौर पर मैं बना के दे देता हूँ, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये यहां से शुरू हुआ, देखिएगा ध्यान से, यहां तक डायरेक्शन ईस्ट ही है तो 2 सेंटीमीटर इसकी मैग्नीट्यूड। अब ये बी मेरे पास वेक्टर है लेकिन ये यहां से नहीं शुरू हुआ, जिससे जहां से ए वेक्टर शुरू हुआ था, ये यहां से शुरू हुआ आगे, आगे करके या उस पॉइंट से पीछे करके भी शुरू हो सकता है जो पॉइंट हमारा ए वेक्टर का था। अब ये यहां से शुरू हुआ लेकिन इसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर ही है और डायरेक्शन भी ईस्ट ही है, तो आप इसको भी इक्वल वेक्टर ही कहोगे। इक्वल वेक्टर को अनइक्वल हम तब कहेंगे जब उसकी मैग्नीट्यूड, जब दो वेक्टर्स के दरमियान या तो उनकी मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आ जाए, मैग्नीट्यूड मींस लेंथ, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है, या उनकी डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाए, तो आप उसको इक्वल नहीं अनइक्वल उसको वेक्टर्स बोलोगे। हम करेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर पहले करेंगे फिर उसके बाद आगे आपको पॉइंट करवाऊंगा। पोजीशन वेक्टर आपका पॉइंट नंबर 12 है, पोजीशन पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये पहले समझना जरूरी है, अभी आपने समझा इस वजह से आपको बता देता हूं। ऐसा वेक्टर जो हमें पोजीशन के बारे में बताता है, पोजीशन, देखिएगा पोजीशन जो हमें ये बताता है कि अभी आप कहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, अभी आपका आपकी गाड़ी कहाँ पे मौजूद है, हमें पोजीशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब ये पोजीशन किस में हो सकती है, या 2 डिमेंशन या 3 डिमेंशन में। 2 डिमेंशन को कहते हैं प्लेन, 3 डिमेंशन का कहते हैं स्पेस। अब फर्ज करें अगर मैं ये कहता हूं, ये मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी, ये देखिए फर्ज करें ये मेरे पास है टू डिमेंशन, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना लगाऊं, ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास क्या आ जाएगा वाई एक्सिस। अब मैंने यहां से एक वेक्टर लिया, फर्ज करें ये वेक्टर मेरा एक्स रिलेशन है, यहां तक मैंने वेक्टर लिया। अब आपको पता है इसको हम पी से पी ए बी, यहाँ ये ऐसे लिखते थे ना, इसका क्या मतलब क्या होता था कि एक्स एक्सिस से जो हमने हमारा जो एक्स रिलेशन है वो पी ए है, वाई एक्सिस से जो हमारी एक्स रिलेशन है वो हमारी बी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वेक्टर आपने ड्रॉ किया है ना, ये आपको पोजीशन इंडिकेट कर रहा है, लेकिन पोजीशन आपको कह रहा है अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस आपको ए कह रहा है, अलोंग वाई एक्सिस आपको बी कह रहा है, लेकिन आप इसको कैसे, अब हमने क्या बतानी है, ये हमें पोजीशन बता, ये हमें पोजीशन बता रहा है, लेकिन हमें डायरेक्शन देखेंगे तो पोजीशन हमें पता चलेगी ना। तो डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी डायरेक्शन क्या होती थी, आपने पहले भी पढ़ा है उसमें यूनिट वेक्टर में, वो हमारे पास होती थी आई कैप, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होती थी जे कैप। तो आप इसको क्या लिखोगे, पोजीशन वेक्टर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए आर के ऊपर ऐसे तीर का साइन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये लो, ये आपका क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया।
टू डिमेंशन में, 2D में, 2D भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपका 2 डिमेंशन है, जो आपका प्लेन है, प्लेन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपका है, उसमें आप इस तरह पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो। फर्ज करो आपके पास 3 डिमेंशनल हो, तो आप क्या करोगे, ये देखें, ये मेरे पास ऐसे, फिर यहां से मैंने, अब ये मेरे पास एक्स एक्सिस के अलोंग जो मेरे पास होगी यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर को मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप उसको डायरेक्शन बोलोगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन आपने लेनी है तो उसको आप यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो। अब ये देखो, वाई एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होगी वो होगी के कैप। अब आपने ये रिप्रेजेंट करना है कि इसमें मेरा पोजीशन वेक्टर क्या है। तो इसमें जो पोजीशन वेक्टर होगा वो आपका होगा आर, आपका एक पोजीशन वेक्टर है, इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है स्टूडेंट्स। और याद रखिएगा, पोजीशन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है, अलोंग वाई एक्सिस होता है, अलोंग जेड एक्सिस होता है। अच्छा, तो लेकिन ये समझें, पोजीशन वेक्टर में डायरेक्शन का तो हमें पता चल गया 2D और 3D में, ठीक है, स्पेस में, प्लेन में भी, स्पेस में भी, 2D प्लेन, 3D स्पेस। लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैग्नीट्यूड जो होगी, ये देखें जरा ध्यान से, आर आपका एक 2D, मैंने 2D लेता हूँ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आर इज इक्वल टू क्या आया था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ओके। तो इसमें इसकी मैग्नीट्यूड होगी, वो होगी आपके पास अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब ये आपको हो गए ए स्केयर बी स्केयर, क्या आपको पता है, बना के भी आपको दिखाया था कि अलोंग एक्स एक्सिस क्या पोजीशन थी ए, अलोंग वाई एक्सिस क्या पोजीशन थी बी। और इसी तरह आप 3 में क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि जब 3D एंगल में आप किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं ना, ये देखिएगा, ये ऐसे आप वेक्टर को ड्रॉ करते हैं ना, तो यहाँ से आपने एक वेक्टर को ऐसे ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद ये पी ए कोमा बी कोमा सी, ये आपके पास आ जाएगा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपकी डायरेक्शन होगी आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जो होगी जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग जो होगी वो के कैप हो जाएगी। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा आर आपका एक क्या है, आप आर आपका एक पोजीशन वेक्टर है, इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी वो इज इक्वल टू होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका पॉइंट नंबर 10 है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। लास्ट पॉइंट हम करेंगे, पॉइंट नंबर 10 आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ऑफ अ वेक्टर या ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, किसी भी वेक्टर के हम कंपोनेंट्स कैसे मालूम कर सकते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं अज्जा, उसको तकसीम दर तकसीम कैसे हम कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये देखें, ये मैंने एक वेक्टर ऐसे खींचा जिसकी डायरेक्शन ईस्टवर्ड है, और ये इसकी लाइन क्या है, ओ से पी। अब एक वेक्टर मेरे पास क्या होगा, वो आपके पास मैंने एक और वेक्टर खींचा है, ये यहाँ पे एम आया, ये यहाँ पे एन आया। अब देखें, ओ से आपकी, अब ओ से एक एक आपके पास बन रहा है, ओ से पी, एक ओ से एम, ओ से एन। तो आपके पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इसके आए वो आए आपके पास 3, कौन कौन से, ओ पी, ओ एम, ओ एन, 3 आपके पास आ गए। तो आप अब यहां से क्या करोगे, जो हमारे पास होगा, मैं यहां पे लिख लेता हूं, जो हमारे पास ओ पी के अलोंग जो हमारे पास है वो है एक्स एक्सिस, जो ओ एम के अलोंग है वो हमारे पास है वाई एक्सिस। अब देखो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमने किया, हम ये कह लेते हैं कि एक्स ए एक्स इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए कॉस थीटा। याद रखिएगा एक्स आपने नीचे डालना है, और ये ए क्या है, ए आपका एक वेक्टर है, चलेंगे ये वेक्टर है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। अब ये इसके क्या आ गए, ये इसकी डायरेक्शन को बता रहे हैं। अब ये कोस थीटा साइन थीटा, जो तो बच्चे बायोलॉजी कर रहे हैं ना, उनको इसके बारे में इतना अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है कि कोस थीटा साइन थीटा आपको इसको याद करना पड़ेगा। लेकिन जो तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं, उनको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह पता होगा कोस थीटा और साइन थीटा क्या होते हैं। तो ए एक्स एक्सिस के अलोंग आपके पास क्या आया, ए कोस थीटा, ए वाई एक्सिस के अलोंग आपके पास क्या आया, ए साइन थीटा।
अब इनकी अगर आपने मालूम करनी है मैग्नीट्यूड, अगर आपने इनका मालूम करना है तो मैग्नीट्यूड आप मालूम करने के लिए क्या अप्लाई करोगे, आप अप्लाई करोगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। बच्चे इनको क्या पढ़ते हैं, पैथागोरस थ्योरम, वो नहीं अच्छा वर्ड, पाइथागोरस थ्योरम आपके पास होता है। तो ये आपके पास उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें आपके पास बेस आता है, वर्टिकल आता है, आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। जो तो स्टूडेंट्स, मैं दोबारा कहता हूँ, ये पॉइंट ज़रा ट्रिकी था, इस वजह से मैंने इसको लास्ट में लेके आया। जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी कर रहे हैं उनको पाइथागोरस थ्योरम का कुछ आइडिया नहीं होगा। हाँ, उन्होंने शायद 10th क्लास में अगर उन्होंने अच्छी तरह पढ़ा होगा तो उन्होंने वहाँ पे पढ़ लिया होगा, लेकिन जो तो इंजीनियरिंग के या आईसीएस के स्टूडेंट हैं उनको अच्छी तरह पता होगा। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से हम अगर ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या आएगा, ओ पी जो कि हमारे पास लाइन है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स सोचेंगे ये कहाँ से आया, ये पाइथागोरस जो हमारे पास थ्योरम है वो हमें ये कहता है कि आपकी जो ओपी लाइन है वो उसका स्क्वायर लें तो वो आपके पास क्या बनती है। मैं बार बार कह रहा हूँ इसमें जो बेस आता है वर्टिकल आता है वो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो आप जो बायो से लिंक्ड स्टूडेंट हैं वो बस इसको याद करने की कोशिश करें, ठीक है ना। अब यहाँ से एक बात देखो, ओपी तो हमारे पास एक जस्ट कॉमन लाइन थी ना, हमारा जो मेन ताल्लुक है वो ओ एम और ओ एन लाइन से है। तो ओ एम की जगह हमारे पास क्या आया था, वो हमारे पास इज इक्वल टू आया है ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर। आप देखो अगर हमने लेकिन वर्टिकुलर अगर हम वर्टिकुलर को डिवाइड करें हॉरिजेंटल के ऊपर तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो बनेगी, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो हमारा बनेगा ए वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो, अब यहां से आप क्या करोगे, लेकिन यहां पे वो कहता है आपके जो एंगल, यहाँ पे एक एंगल आता है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ये कहता है कि आपके पास यहाँ पे tan थीटा आना चाहिए। तो जो tan थीटा होता है ना, यहाँ पे आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई स्केयर ओवर ए एक्स स्केयर। अब थीटा की हमने वैल्यू निकालनी है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स या tan माइनस वन ए वाई स्केयर ओवर ए एक्स स्केयर, स्केयर स्केयर से कटा तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ये आपका आ जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन आपकी जो होगी वो आपकी डायरेक्शन ये होगी, लेकिन मतलब ए कोस थीटा और ए साइन थीटा, लेकिन आपकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो आगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ये स्टूडेंट्स आपका होल टॉपिक था जो कि आपको क्लियर करवा दिया। अच्छी तरह इसको समझिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस चैनल से आपको अच्छी और क्वालिटी की एजुकेशन इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।